नमस्कार। दूरदर्शन मध्य प्रदेश के आमने सामने कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे देश की 65% से अधिक आबादी युवाओं की है और अपने कैरियर की विचार करते समय, कैरियर की संभावनाओं को पता करते समय युवाओं में एक बड़ा क्रेज़ प्रारंभ से रहा है सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम को पास करने का। आज जब हम इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, पूरे देश में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की सिविल सर्विसेज की प्रीलिम्स का एग्ज़ाम चल रहा है इस समय। और एक सपना हर युवा अपने मन में पाले रहता है जब वो नौकरी के बारे में विचार करता है कि काश उसे आईएएस बनने का अवसर मिले। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं इस सपने को साकार कर चुकी मध्य प्रदेश की और ख़ासतौर पे भोपाल की रानी बंसल। रानी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको बता दें कि रानी ने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की सिविल सर्विसेज परीक्षा 2014 में 64वीं रैंक प्राप्त की है, 64th रैंक। और अब चूंकि जब वो चयनित हो चुकी हैं तो आज ये बड़ा प्रासंगिक होगा उनसे इस बारे में बातचीत करना कि किस तरह उन्होंने ये सफलता अर्जित की, हमारे युवाओं को किस तरह से वो और प्रेरणा दे सकती हैं और आगे चलकर एक लोक प्रशासक के रूप में उनका क्या करने का इरादा है। तो आइए रानी, हम आपसे बातचीत की शुरुआत आपकी सफलता से ही करते हैं कि किस तरह आपने इस यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी की और किस तरह से इस लक्ष्य को हासिल किया। जी, मैंने 2011 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। हाँ हाँ। बस उसके तुरंत बाद ही मैं दिल्ली चली गई थी कोचिंग करने के लिए, सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम के लिए। हाँ। और वहाँ पे जनरल स्टडीज़ और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स थे, उस समय पे 2 सब्जेक्ट्स चला करते थे, तो मैंने उन दोनों की कोचिंग शुरू करी थी। और लास्ट 4 इयर्स से मैं लगभग तैयारी कर रही हूँ और फाइनली 3rd अटेम्प्ट में जाके मेरा सिलेक्शन हुआ। और फॉर्चुनेटली एक ही 3rd फाइनल अटेम्प्ट में ही तीनों लेवल्स मेरे क्लियर हो गए। फर्स्ट 2 में प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ था मेरा। तो इस तरह से। तो जब आपको इस अटेम्प्ट में आपको ये सफलता मिली तो इसके लिए आपकी तैयारी क्या रही, किस तरह से अपने आप को आपने तैयार किया? जनरल स्टडीज़ में तो जनरली 10th तक हमने सब पढ़ाई करी हुई होती है। जो सब्जेक्ट्स हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री वगैरह, वो सब हमने 10th में पढ़े होते हैं। सब्जेक्ट का ऑप्शनल का चयन जो है हमें अपने इंटरेस्ट को लेके या ग्रेजुएशन को लेके करना चाहिए जनरली। और मैंने पहले साइकोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चूज़ किया था। पर उसमें ऐसा हम स्टूडेंट्स ने रियलाइज़ किया कि ट्रेंड इस तरह का चल रहा है कि मार्क्स थोड़े स्कोरिंग कम है एक्चुअली ये सब्जेक्ट्स। तो इसलिए फिर मैंने फिलॉसफी चूज़ किया जिसका सब्जेक्ट भी थोड़ा प्रिसाइज है और स्कोरिंग भी था। और मेरे रिजल्ट में भी ये नज़र आता है कि मेरे फिलॉसफी में बहुत अच्छा स्कोर है। जनरल स्टडीज़ में एक जनरल स्कोर बनता है जनरली, तो सिलेक्शन मेरा फिलॉसफी के स्कोर से ही मैं मानूंगी कि हुआ है। जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने तो राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में बीई किया। जी हाँ। तो फिर वो जो एक बिल्कुल तकनीकी दृष्टि से शिक्षा आपकी चल रही थी, तो अचानक ऐसा कौन सा मोड़ आया कि आपको लगा कि अब हमें वो पूरा करने के बाद इस दिशा में आना है, या सिविल सर्विसेज की तरफ झुकाव कैसे हुआ? सिविल सर्विसेज के बारे में मुझे मेरे पापा ने बताया था जब मैं स्कूल में थी, 10th 11th में पढ़ाई करती थी। तो वैसे तो इंजीनियरिंग करना था मुझे, पर उन्होंने मुझे बातचीत में बताया था कि बेटा एक सिविल सर्विसेज में भी करियर होता है, इस तरह से कलेक्टर होते हैं, इस तरह से पुलिस सर्विसेज होते हैं, और किस तरह से वो सोसाइटी में काम करते हैं और उनका कितना बड़ा रोल होता है किसी भी एक सोसाइटी को शेप अप करने के लिए। और इमीडिएट मेरा एम था ग्रेजुएशन फ्रॉम इंजीनियरिंग। सो कॉलेज के स्कूल के बाद मैंने इंजीनियरिंग चूज़ किया था। उस टाइम पे असल में हमारी एज में एक बड़ा हमको अट्रैक्शन लगता था कि जॉब करेंगे मल्टीनेशनल कंपनीज में, 5-6 लाख का पैकेज होगा हमारा। तो एक बहुत अट्रैक्शन लगता था हमको ये। 2007 में करीब मेरी स्टार्ट हुई थी इंजीनियरिंग। फिर इवेंचुअली रिसेशन वगैरह आया और हमने रियलाइज़ किया कि ये बहुत ही मीनियल सा एक चॉइस होगा कि इतना ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है एक तो एमएनसीज में, फिर एक ही काइंड ऑफ वर्क है वहाँ पे एमएनसीज में सॉफ्टवेयर रिलेटेड। मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच थी, तो कोर कंपनीज बहुत कम आती थी। और सेकेंड ईयर से करीब मेरा और ज़्यादा टिल्ट यूपीएससी की तरफ बढ़ने लग गया। मैंने तभी से थोड़ी बहुत कोशिश करना शुरू कर दी थी। द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ती थी, समझ में नहीं आता था उस समय पे कुछ भी, सब सर के ऊपर से ही जाता था, पर फिर भी कोशिश मेरी जारी रहती थी। तो इस तरह से 4th ईयर तक आते आते कैंपस में मैं बैठी ज़रूर थी, पर मैं ज्वाइन करने के पर्पज़ से नहीं बैठी थी, और इसीलिए मैंने फिर यूपीएससी डिसाइड किया फाइनली।
अच्छा, पर जब आपका बी इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में होने के बाद जब कैंपस के जरिए आपका एलएनटी में सिलेक्शन भी हो गया, आपका जॉब भी हो गया, जी तो परिवार में, घर में सबको ये लगता है कि भाई एक तो आपको नौकरी भी मिल गई, काम भी हो गया। अब ऐसे में उस प्रस्ताव को ठुकरा के और ये कहना कि नहीं, मेरा लक्ष्य अब कुछ और है और मुझे उसकी तैयारी करना है, तो इसको लेकर बड़ा विरोधाभास होता है परिवार में। कई लोग उस पर नाखुशी जाहिर करते हैं, नहीं जो हाथ में मिल गया उसको ले लो, जी यहाँ जी वहाँ जा रही हो, वहाँ क्या पता हो ना हो। तो उस स्थिति को आपने कैसे संभाला? बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई थिंक मेरे पापा मम्मी बहुत सपोर्टिव रहे हैं इस बारे में मेरे लिए। हम्म। उन्होंने देखा जाए तो मेरे मन में ये बीज बोया था यूपीएससी को लेकर, हम्म। और जब उन्होंने देखा कि मेरा खुद का इंटरेस्ट इसमें बढ़ रहा है तो वो कैसे मना कर सकते थे। हम्म। दूसरा ये था कि मैं उनको पहले से ही प्रिपेयर करती थी कि हाँ हो सकता है पापा मैं यूपीएससी की तरफ जाऊँ, हो सकता है मैं ऐसा करूँ, हो सकता है मुझे कोचिंग जाना हो, तो वो मेंटली प्रिपेयर्ड थे। और जब मैं एलएनटी में सिलेक्ट हो गई वो खुश हुए बहुत, लेकिन ये तय था कि एलएनटी ज्वाइन नहीं करना है। इवन दो हमारी मिडिल क्लास फैमिली थी उस टाइम पे, तो लोअर मिडिल क्लास ही कहूँगी मैं उस समय पे, पर उन्होंने ना पैकेज देखा ना जॉब का अट्रैक्शन देखा। उन्होंने कहा कि तेरा सपना है तो मैं तेरे को सपोर्ट करूँगा, और उल्टा अपनी तरफ से पैसे लगाकर मुझे दिल्ली कोचिंग करने भेजा। दिल्ली भेजा हमारे घर से, मैं पहली हूँ जो शायद बाहर गई पढ़ने के लिए, और वो भी सीधे दिल्ली। तो ये बहुत बड़ा सपोर्ट था मम्मी पापा का। और ना मेरी मम्मी ने इसमें कोई प्रॉब्लम करी, वो भी टोटली मेरे सपने को पूरा करने के लिए मेरे सपोर्ट में थी। आपने भी अपने मम्मी पापा का जिक्र किया कि उनका बड़ा सपोर्ट रहा, और चूंकि जैसा कि अभी चर्चा में सामने आ रहा है कि हम लोग एक मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा की मेडिकल स्टोर है भोपाल फ्रैक्चर हॉस्पिटल में, हम्म। और मम्मी मम्मी हाउस हाउसवाइफ है। हाउसवाइफ है। तो चूंकि आपके परिवार में कोई और सदस्य किसी प्रशासनिक सेवा में या कहीं और रहे हैं पूरे नहीं परिवार में? नहीं बिल्कुल भी नहीं, कोई भी दूर दूर तक सरकारी सेवाओं में नहीं है, ना नहीं है। प्रशासनिक जी नहीं। तो फिर जिन लोगों के परिवार में इस तरह की पृष्ठभूमि नहीं होती, उनके लिए इस दिशा में जाना बड़ा एक टर्निंग पॉइंट होता है। तो ये जीवन में ये टर्निंग पॉइंट आपके जीवन में कैसे आया? जैसा कि मैंने बताया, पापा बहुत सामाजिक किस्म के व्यक्ति हैं मेरे, और भले ही मेडिकल शॉप है, पर इस दायरे में रहते हुए भी वो जितना ज़्यादा सोसाइटी के लिए कर सकते हैं वो करने की कोशिश करते हैं। पैसा उनके लिए बहुत बड़ी अट्रैक्शन नहीं है। कोई आता है हॉस्पिटल में, किसी को दवाई चाहिए, नहीं है पैसे, कोई बात नहीं तू दवाई ले जा, इस तरह का उनकी टेंडेंसी है। तो उन्होंने मेरे मन में कहीं ना कहीं डाला था कि समाज की सेवा करना ही बेसिकली एक एम होना चाहिए इंसान का। अब उसमें क्योंकि उनको लगता होगा शायद कि मैं पढ़ाई में थोड़ी अच्छी हूँ, अबव एवरेज स्टूडेंट हूँ, तो उन्होंने मुझे इनकरेज किया था इस चीज़ के लिए, बेटा कि सिविल सर्विसेज एक ऐसी सर्विस है जिसमें मैक्सिमम सोसाइटी के लिए करा जा सकता है, मैक्सिमम स्कोप है, तो अपन को एम उसके लिए करना चाहिए। उसके अलावा नहीं होता है, नहीं कर पाते हैं, वो अलग बात है। फिर भी हम जहाँ भी रहेंगे, प्राइवेट जॉब में भी रहेंगे, तो भी कोशिश हमारी यही रहनी चाहिए कि हम सोसाइटी को कुछ दे पाएँ। तो ये सब मेरे पापा ने ही मुझे सिखाया और उन्होंने ये संस्कार मेरे में डाले हैं। अच्छा, परिवार में आप कितने भाई बहन हैं? मेरी बड़ी बहन है और छोटा भाई है, और चाचा के बच्चे हैं 2। तो ये जो कामयाबी आपको मिली सिविल सर्विसेज में, इतना अच्छा रैंक प्राप्त हुआ, और उम्मीद करते हैं कि आपको मध्य प्रदेश कैडर मिलेगा और एक आपका सपना पूरा होगा, तो उसमें परिवार के लोगों का, खासतौर पे आपके भाई बहनों का कितना सहयोग रहा? भाई बहनों का सपोर्ट एक अलग किस्म का सपोर्ट होता है। जब भी मम्मी पापा से किसी बात को लेकर झगड़ा होता है या अग्रीमेंट नहीं होता, तब भाई बहन खड़े हो जाते हैं साथ में, नहीं नहीं इसको, जैसे दिल्ली सेकेंड ईयर में जब मुझे दिल्ली जाना था, तो पापा थोड़े परेशान से थे कि भेजूं कि नहीं भेजूं, फिर से कोचिंग कराऊं कि नहीं कराऊं। तब मेरे भाई बहन मेरे साथ खड़े थे, नहीं नहीं पापा उसको भेजो आप। और मेरी बड़ी बहन है, छोटा भाई भी इतना छोटा नहीं है, हम बराबरी के हैं अब। तो हम हर इंडियावर में एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। कुछ गलती भी हो जाती है तो एक दूसरे में कन्फेस कर देते हैं कि भाई मुझसे ये हो गया, बहन मुझसे ये हो गया। तो इस तरह का सपोर्ट तो रहता ही है। अच्छा, तो आपका स्कूलिंग भोपाल में ही हुआ? जी हाँ, सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट, ईदगाह हिल्स। तो पूरे स्कूलिंग के दौरान में आपकी हॉबीज क्या रही? कोई खास डिसिप्लिन में आपका इंटरेस्ट रहा? स्कूलिंग के दौरान बहुत सारी करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है हमारे स्कूल में। मेनली मैं एनसीसी में काफ़ी एक्टिव थी। मैंने एनसीसी ज्वाइन किया, मैंने रिपब्लिक डे परेड का कैंप भी अटेंड किया है 9th क्लास में। उसके अलावा ड्रामेटिक्स होता था, डिबेट्स होते थे, सब में पार्टिसिपेशन मेरा रहता था हमेशा से। अच्छा रानी, ये बताइए, छात्र जीवन में शिक्षा के दौरान एनसीसी है,
नेहरू युवा केंद्र है, राष्ट्रीय सेवा योजना है, इस तरह की गतिविधियां शैक्षणिक परिसरों में चलती रहती हैं और इनसे कहा जाता है कि विद्यार्थियों के, नई पीढ़ी के व्यक्तित्व विकास में काफ़ी मदद मिलती है। आपका अपना अनुभव इस सिलसिले में क्या रहा? जी, मैंने स्कूल में एनसीसी ज्वाइन किया था और रिपब्लिक डे परेड, रिपब्लिक डे कैंप भी अटेंड किया था। एनसीसी मेरे लिए बहुत बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट रहा, क्योंकि जिस लेवल का एक्सपोजर मुझे मिला वो उससे पहले कभी नहीं मिला था। 8th क्लास तक तो स्कूल ही हमारी दुनिया हुआ करती थी। तो एनसीसी में जो एक्सपोजर मिला, शायद ही उससे बड़ा एक्सपोजर अभी मुझे मिला है। तो उससे जो कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, उसके बाद मैं कहूँगी कि मेरी पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग हो गई। बहुत एक बोल्डनेस आ गई, एक कॉन्फिडेंस आ गया और पूरी पर्सनैलिटी डिफाइन मेरी एनसीसी के बाद ही हुई है। अच्छा, तो अब ये बताइए कि मैं आज के युवाओं के संदर्भ में एक बड़ी प्रासंगिक चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ। जब हम आज के युवाओं से मिलते हैं तो अधिकतर लोग हमको सोशल मीडिया पे सक्रिय मिलते हैं। हर आदमी, हर बच्चे के हाथ में एक मोबाइल फ़ोन है, वो व्हाट्सएप में, फेसबुक में पूरे समय उसमें लगा हुआ है। तो इस तरह की गतिविधियों से उनके व्यक्तित्व विकास में, या कई बार ऐसा कहते हैं कि इससे समय की बर्बादी हो रही है। आपका अपना अनुभव क्या रहा? आप सोशल मीडिया पे कितना एक्टिव रहती हैं? सोशल मीडिया पे मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ। मेरा फेसबुक पे अकाउंट है, पर जैसा कि मुझे दिखता है हर इवेंट को क्लिक करके फेसबुक पे डालना या अपने थॉट्स, हर एक थॉट को शेयर करना मेरी हैबिट में बिल्कुल भी नहीं है। मैं जनरली अपने आप में ही रहने की हैबिट है मेरी। तो इसीलिए फेसबुक या ट्विटर या इस तरह के सोशल मीडिया एप्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, या कोई रोल प्ले करा नहीं है इन्होंने। बस प्रेपरेशन के दौरान ज़रूर 4 साल जब मैं पढ़ाई कर रही थी, और स्पेशली भोपाल में जब आके मैंने पढ़ाई शुरू करी, तो एक अलग लेवल ऑफ लोनलीनेस फील होती है यहाँ पे, क्योंकि फ्रेंड्स भी मेरे यहाँ पे नहीं है, सब अपनी अपनी नौकरी कर रहे हैं, सब बाहर हैं। और जो हमारे दिल्ली में जो मेरे साथ पढ़ते थे वो सब अपने अपने घरों में थे। तो उस समय ज़रूर फेसबुक खोल के देख लिया करती थी। तब थोड़ा लगता था कि मैं क्या यहाँ पे अकेले रह के कर रही हूँ, सब अपनी जॉब कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, थोड़ा बहुत कंपैरिजन आता है मन में। पर बाय द एंड ऑफ द डे मुझे ये पता है कि मैं क्या चीज़ एम कर रही हूँ, और अगर वो मुझे मिल गई तो मैं क्या करूँगी फिर, इसीलिए वो डिस्ट्रैक्शन जल्दी से चले जाते थे। अच्छा, टीवी देखने को लेकर कितना क्रेजी हैं? टीवी तो मैं जनरली नहीं देखती, पर मूवीज़ का मुझे बहुत शौक है, और लैपटॉप इसलिए मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। अच्छा, ये बताइए कि ये जो सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम में आपने कामयाबी हासिल की, अक्सर लोग इस बारे में ये जानना चाहते हैं कि भाई इन्होंने सफलता प्राप्त की तो ये कितना कितना मेहनत इन्होंने की। तो वो मेहनत का कुछ पैरामीटर हमको बताइए कि आपकी कितनी मेहनत रही, कितने घंटे औसतन आपने इसके लिए तैयारी की, और ख़ास प्रयास क्या किए ताकि लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके? जी, क्वांटिफाई तो मैं शायद ना कर पाऊँ कितनी मेहनत करी, पर ये ज़रूर रहता था कि दिमाग में 24 घंटे बस था पढ़ाई करनी है। कुछ और भी एक्टिविटी अगर मैं कर रही हूँ तो बैक ऑफ द माइंड यही चलता था कि बस अब इसको ख़त्म करते ही तुरंत पढ़ाई शुरू करनी है, या ये दिन का टारगेट ख़त्म करना है। तो बेसिकली यही था, डेली रूटीन तो यही रहता था कि पढ़ना है, पढ़ के थक गए तो ठीक है, 1 घंटा अपन कहीं चले जाते हैं, कुछ कर लेते हैं। अदरवाइज रूटीन यही था कि पढ़ना है दिन भर। तो अब उसमें कभी 8 आवर्स कवर हो जाते थे, कभी 10 आवर्स कवर हो जाते थे, कभी 12 आवर्स कवर हो जाते थे। पर मेरा मेन फोकस क्वालिटी पे रहता था क्वांटिटी से ज़्यादा। अगर मैं 1 घंटे में थक गई हूँ तो फिर मैं छोड़ देती थी बुक। ऐसा नहीं कि मैं वहाँ बुक लेके बैठी हूँ कि मैं मेरे पेरेंट्स को कुछ दिखा रही हूँ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ऑनेस्ट हमें खुद से रहना है। मैं जान रही हूँ कि मेरी कितनी पढ़ाई हो रही है, मम्मी पापा को दिखा के मुझे कुछ नहीं मिल रहा। तो मेरा एक ये रहता था ज़रूर कि मैं जितने ऑनेस्टली पढ़ पाती थी बस उतना ही पढ़ती थी। ऐसा नहीं कि 16 घंटे मम्मी कह रही है तो 16 घंटे पढ़ना है, तो ये नहीं रहता था। अच्छा, अब ये बताइए कि जैसे चूंकि अब आपका सिलेक्शन हो चुका है, आप उसमें चयनित हो चुकी हैं, सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास कर चुकी हैं, सब कुछ आपका हो गया। अब आने वाला भविष्य आपको एक भारत में युवा लोक प्रशासक के रूप में अपने आप को आप किस रूप में देखती हैं? मैं जहाँ भी पोस्टिंग रहेगी मेरी, मुझे सिलेक्शन के बाद से 2-3 लोग ऐसे बहुत इंस्पायरिंग मिले हैं जिन्होंने मुझे बहुत सारे सजेशंस दिए हैं। उनमें से एक सजेशन मैं कोट करूँगी आज, कि उन्होंने मुझे कहा है कि हर दिन मैं कुछ ना कुछ करूँ डिस्ट्रिक्ट के लिए, ऐसा मेरा एक एम रहना चाहिए। और मुझे बहुत बात इंस्पायरिंग लगी है, तो शायद मैं इसको फॉलो करना चाहूँगी जब भी मेरी पोस्टिंग होगी जहाँ पे भी। अच्छा, तो ये बताइए कि आज जो हमारा पूरी भारत की प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, इसमें लोक प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन का, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है।
और उसमें भारतीय प्रशासनिक सेवाओं और दीगर जो अन्य हमारी सिविल सर्विसेज अखिल भारतीय सेवाएं हैं उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है। तो अब चूंकि जब आप इन सेवाओं के दायरे में जा चुकी हैं, आप उन्हीं का हिस्सा बन चुकी हैं, तो आपको लगता है कि भारत में आम आदमी के जीवन को बेहतर बनाने में इतने महत्वपूर्ण सेवाओं के, इतने महत्वपूर्ण पदों पर बैठे लोगों की क्या भूमिका होनी चाहिए और किस तरह से वो आम आदमी के बेहतर जीवन को बेहतर बनाने में अपना और सक्रिय योगदान दे सकते हैं? आपका क्या सोच है इस बारे में? जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, सिविल सर्वेंट का रोल शायद इनेबल करने के लिए होता है आम आदमी को। हम सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराएं और छोटे से लेके बड़े लेवल पे लोगों को एनेबल करें कि वो कर सकें। उसके बाद की जर्नी तो उनके खुद के मेरिट, खुद की इंटेलिजेंस और खुद की स्किल्स पे डिपेंड करती है। पर कम से कम उनको ग्राउंड फील्ड तो मिले काम करने का। फिर उसके बाद वो डिसाइड करें कि उनको कैसे अपनी ज़िंदगी टर्न आउट करनी है। तो बेसिकली इनेबल करना शायद सबसे बड़ा रोल होता है सिविल सर्वेंट का, जहाँ तक मुझे समझ है अभी। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, आमतौर पर जब प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारी फील्ड में तैनात होते हैं तो उनके जीवन में बड़ी एक चुनौती आती है, सबसे बड़ी कानून व्यवस्था के दौरान जब उनकी पोस्टिंग होती है। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह के कार्यों में जो बहुत चुनौतीपूर्ण होते हैं, वो पूरे किसी ज़िले को आपको कमांड करना है, पूरे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को नियंत्रित करना है, ऐसे में एक महिला के रूप में, मतलब पुरुषों के लिए तो कमांड करना हमेशा रहता है, महिला के रूप में कितनी बड़ी चुनौती लगती है? कभी आपने इस बारे में सोचा? जी सोचा है, सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से ज़रूर सोचा मैंने। हाँ। कि इन जनरल सोसाइटी जो है महिलाओं को बहुत सॉफ्ट समझती है। हाँ। बहुत फ्लेक्सिबल सॉफ्ट सा एक देखती है हाँ। ह्यूमन के नाम हाँ। पे। हाँ। पर पर्सनली मुझे ऐसा कभी लगा नहीं। हाँ। क्योंकि पर्सनली मैं वैसी नहीं हूँ जैसा एक महिला को सोचा जाता है कि वो होगी। हाँ। हाँ। तो इसलिए मुझे लगता है शायद मैं कमांड कर पाऊँ। और मेरे हिसाब से तो परसेप्शन चेंज करने की ही बात है ये। इसमें महिला और पुरुष का मुझे कोई डिफरेंस लगता नहीं है। सोसाइटी परसीव ही कर लेती है कि भाई महिला बहुत सॉफ्ट रहेगी, शायद ना कर पाए कमांड। तो मुझे लगता है अब एग्जाम्पल्स ऐसे आ रहे हैं जब महिलाएं कमाल करके दिखा रही हैं और कुछ सॉफ्टनेस जहाँ ज़रूरत है हार्ड दिखाने की वहाँ वो वैसी की वैसी हैं, और जहाँ सॉफ्टनेस की ज़रूरत है वहाँ वो वैसी हैं। मुझे लगता है एक मल्टी डायमेंशनल ये फ़ायदा है महिलाओं को। अभी भी पुरुषों से सॉफ्ट होने की उम्मीद नहीं करी जा सकती, लेकिन महिलाओं से दोनों की उम्मीद हमें दिखती है। तो ये एक फ़ायदा ही है शायद। देखिए, एक महिला के रूप में पुरुषों से अगर हम उनका कंपैरिजन करें तो एक बहुत बड़ी गुरुतर जिम्मेदारी अधिक रहती है महिलाओं की। एक बेटी के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक माँ के रूप में, एक भाभी के रूप में, मल्टी डायमेंशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को महिलाओं को निभाना रहता है। घर की जिम्मेदारियाँ होती है, यदि वर्किंग वुमेन है तो घर का भी काम है, बाहर का भी काम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं के पास ज़्यादा चुनौती रहती है, ज़्यादा दायित्व रहते हैं, उनको ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। हाल के वर्षों में आपने देखा होगा महिला सशक्तिकरण की बात बहुत जोर शोर से कही जा रही है। जी। विमेन एम्पावरमेंट, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि इस दिशा में और क्या हो सकता है कि जो आपको लगता है कि चीज़ों को और बेहतर बना सकता है महिलाओं को? जी देखिए, अभी तक ऐसा जो आपने कहा कि महिलाओं के इतने रोल होते हैं, ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होते हैं, मुझे लगता है कि हमें पुरुषों को भी क्रेडिट देना चाहिए इसको लेके। पुरुष भी आफ्टर ऑल भाई, पिता, बेटा सब हैं, हर रोल पुरुष के पास भी है। पर क्योंकि वो घर में इतना प्रेजेंट नहीं रहते, इसीलिए उनको इसका क्रेडिट नहीं दिया जाता। एक बच्चे के लिए तो माँ भी उतनी इम्पोर्टेंट है जितना पिता इम्पोर्टेंट है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि माँ ज़्यादा चुनौतीपूर्ण काम करती है? तो पुरुषों को मैं क्रेडिट ज़रूर देना चाहूँगी। बस अब लेकिन डिफरेंस ये आ रहा है कि औरतें भी घर से बाहर निकल रही हैं, अब दोनों इक्वली जॉब करते हैं बाहर जाके। तो घर में भी हमें इक्वली बर्डन उठाना चाहिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करनी चाहिए। और मेरे बहुत सारे कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, अब जो मैरिड है, मेरी बहन मैरिड है, तो मैं देखती हूँ कि जो मेल काउंटर पार्ट है वो भी इक्वली घर में भी और बाहर भी काम करते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाते हैं। तो अब ऐसा कोई डिस्टिंक्शन नहीं है कि महिलाएं ज़्यादा काम करती हैं और ज़्यादा चुनौतियाँ फेस करती हैं घर के मामले में या ज़िंदगी के मामले में। पुरुषों को भी उतना ही रोल अब आ गया है। अच्छा रानी, एक चीज़ बताइए, एक महिला होने के, एक लड़की होने के नाते आप भी अखबारों में, मीडिया में, सब जगह इस बात को देखती होंगी, अक्सर महिलाओं के ऊपर अत्याचार की घटनाएं, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं, महिलाओं के साथ नाना प्रकार की ऐसी चीज़ें होती रहती जिसको देख के मन बड़ा खिन्न हो जाता है। दूसरी तरफ ये बताया जाता है कि देखिए महिलाओं को इन सारी चीज़ों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए विशाखा जैसा कानून बनाया गया, वर्किंग वुमेन को सुरक्षा देने के लिए कई पहल की गई। इन सारी चीज़ों को जब हम कर रहे हैं बेहतर ढंग से, तो अगर आप
निर्भया कांड को याद करें, उस समय में एक बड़े इस तरह के वक्तव्य सामने आए कि लड़कियों को शाम को बाहर नहीं जाना चाहिए, महिलाओं को इस तरह के कपड़े नहीं पहनना चाहिए, महिलाओं को वैसा करना चाहिए। तो एक तरफ तो हम उन्हें समानता का अधिकार देने की बात करते हैं, दूसरी तरफ उनके लिए कुछ बंदिशें लगाने की भी पैरवी करते हैं कि वो वैसा करें वैसा ना करें। इस सारे परिप्रेक्ष्य में जब इस तरह की खबरों को आप देखती हैं, इस तरह के जब वाक़ये आपके सामने आते हैं, आपका मन क्या कहता है? मुझे ये लगता है कि जो हम इक्वालिटी की बात करते हैं, हाँ। अभी वो सिर्फ लॉ के लेवल पे है। हाँ। हम पॉलिसीज बना देते हैं, लॉज बना देते हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है ये मैं नहीं कह सकती, पर हम लॉज बनाते हैं। उस बातों में इक्वालिटी लाने की कोशिश करते हैं, ऊंची ऊंची बातें करते हैं, अच्छे अच्छे डिस्कशंस करते हैं, पर एक जो बहुत बड़ा पहलू हमसे छूट रहा है इस एम्पावरमेंट और इक्वालिटी में, वो समाज का पहलू है। समाज में इंडिविजुअल या पारिवारिक लेवल पे अभी भी बहुत चेंजेस आने शुरू नहीं हुए हैं, सोच के लेवल पे चेंजेस आने शुरू नहीं हुए हैं। सिर्फ लॉ के लेवल पे चेंज लाना और स्ट्रिक्ट लॉज बनाने से मुझे नहीं लगता कि कभी हम सफल हो पाएंगे इक्वालिटी या एम्पावरमेंट में। हमें इंडिविजुअल लेवल पे सिर्फ पुरुषों की सोच में नहीं, महिलाओं की सोच में भी ये चेंज लाना पड़ेगा। कोई एम्पावर तभी हो सकता है जब वो खुद एम्पावर होना चाहे। कोई दूसरा व्यक्ति उसे आके ज़बरदस्ती एम्पावर नहीं कर सकता। वहीं क्योंकि इक्वली गाड़ी चलती है, पुरुष भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है, तो पुरुष को भी अपने से रिलेटेड जितनी भी महिलाएं हैं उनके एम्पावरमेंट की बातें, वैसी सोच अपने बच्चों में भी डालनी चाहिए, लड़कों में भी और लड़कियों में भी। तो ये परवरिश जो है एक समाज जो प्रोवाइड करता है आने वाले हमारे जनता के लिए, वो परवरिश हमें चेंज करनी पड़ेगी। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि महिलाओं को समानता का अधिकार देने के लिए अक्सर विभिन्न क्षेत्रों में आरक्षण की बात की जाती है। इतने प्रतिशत आरक्षण दे दीजिए, इतने जगह स्थान हमारे लिए रख दीजिए, ऐसा कर दीजिए। इस जो आरक्षण का एक दर्जा प्रदान करने की बात है, उससे किस तरह से महिलाओं को सशक्त बनाने में मदद मिली है? मैं ऐसा समझती हूँ कि ये जो समाज में चेंज लाने वाली बात जो मैंने कही, वो लॉन्ग टर्म है, थोड़ा समय लेगी, थोड़ा नहीं बहुत समय लेगी, शायद जेनरेशंस लग जाएं, शायद 2 जनरेशन 3 जनरेशन। इसीलिए रिजर्वेशन, चाहे वो महिलाओं के लिए हो चाहे रिजर्व कैटेगरीज के लिए हो, वो शॉर्ट टर्म में अभी की स्थिति सुधारने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो इनइक्वालिटीज़ हैं वो सब प्रेजेंट में हैं। तो इसीलिए रिजर्वेशन शायद बहुत हद तक महिलाओं की मदद करता है, और ये लॉज भी बहुत मदद करते हैं। बस हम ये है कि हमें उनके लिए अवेयर होना होगा। मुद्दा मैं महिलाओं से जुड़ा आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप देश का भविष्य हैं जी। एक बात हमने बड़ी ऑब्जर्व की है कि सेहत को लेके, स्वास्थ्य को लेके महिलाएं उतनी सचेत नहीं रहती। अगर हम किसी चिकित्सक से या स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञों से जब बात करते हैं तो ये बताते हैं कि महिलाओं में अपने काम को लेकर, अपनी मेहनत को लेकर, अपने परिश्रम को लेकर, अपने जज्बे को लेकर तो पूरी जागृति रहती है, मगर अपने स्वास्थ्य के प्रति वो बड़ी लापरवाह रहती हैं। तो इस दिशा में क्या किया जाना चाहिए? अगर आप मान लीजिए एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में जब किसी महत्वपूर्ण दायित्व को संभालेंगी, तो आपको क्या लगता है महिलाओं का स्वास्थ्य की दृष्टि से बेहतर बनाने के लिए, उनमें अपने सेहत के प्रति चेतना जागृत करने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए? इसका सीधा कनेक्शन मैं आपको कहना चाहूँगी, अभी तक जो होता आया है उससे है। मतलब हम एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे मैं मेरी मम्मी से या हमारे घर में सारे लोग मेरी माँ से यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे लिए करे, सब खाना बनाए या हमें अच्छा अच्छा खिलाए या हमारे लिए मदद करे हमारी हर काम में। हम कभी भी ये नहीं सोचते कि वो खुद के लिए भी करे। तो जब एक्सपेक्ट करते हो आप किसी से, तो वो अपने आप उस चीज़ को फॉलो करने के लिए अपने आप को खुद को मोटिवेट करता है। जैसे अब मेरे से एक्सपेक्टेशन होगी कि मैं कहीं पोस्ट होती हूँ तो मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, तो उन एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने के लिए जाहिर सी बात है कि मेरे मन में आएगा कि मैं सामने वाले की एक्सपेक्टेशन फुलफिल करूँ। तो इसी तरह महिलाएं जो हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन, मेरी माँ हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी करने के इस झोल झाल में खुद को भूल जाते हैं। तो ये जो एक कोनंड्रम सा बन जाता है कि स्वयं की उपेक्षा का बिल्कुल बिल्कुल, इसको ग्लास सीलिंग भी कह सकते हैं आप। तो ये सब अवेयरनेस से ही चेंज होगा। हमें महिलाओं को जो मैंने कहा कि महिलाओं को रियलाइज कराना पड़ेगा कि सिर्फ दूसरों के एक्सपेक्टेशंस ही सब कुछ नहीं है, आपकी खुद के लिए भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो कोई और आपके आसपास कैसे स्वस्थ रहेंगे सब। तो एक ये अवेयरनेस लानी पड़ेगी, चेंज में, उनके थिंकिंग में चेंज लाना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ और, इस चर्चा के हम आखिरी दौर में पहुंच रहे हैं, बताइए कि महिलाओं की शिक्षा को लेकर, खासतौर पर देश में लड़कियों की शिक्षा को लेकर पिछले कुछ दशकों में बहुत तेज़ी से क्रांतिकारी बदलाव आया है।
आपको क्या लगता है इस बारे में, कितने प्रयास ये संतोषजनक हैं और क्या खास किए जाने की ज़रूरत है? मुझे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन तो इतनी नहीं है, हाँ हाँ पर स्कोप बहुत है। हाँ हाँ। मुझे ऐसा लगता है बहुत स्कोप है, और सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, इन जनरल एजुकेशन को लेके हमारे देश में बहुत ज़्यादा स्कोप है। सिटीज़ और टाउन्स में तो हम देखते हैं स्कूल्स वगैरह, और बच्चियों को भी उतना ही पार्टिसिपेट करते हुए देखते हैं जितना बच्चों को, और रिजल्ट्स तो ये शो करते हैं कि लड़कियां बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं। आप इस बार का ये रिजल्ट देख लीजिए। लेकिन जो एक रूरल बैकग्राउंड की बात है, उसमें से अभी तो पुरुष ही इतनी मुश्किल से निकल के आ पाते हैं हाँ हाँ। कि महिलाओं के लिए तो बहुत लंबी जर्नी है। पर फिर भी देखिए, भले ही महिलाओं के लिए लंबी जर्नी हो, मगर इस लंबी जर्नी में आपने जो मुकाम हासिल किया वो अनेक अनेक महिलाओं को, लड़कियों को प्रेरणा देगा, खासतौर पर मध्य प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश की एक बेटी ने एक बहुत ही विशिष्ट उपलब्धि हासिल की है। इसके लिए हम आपको एक बार पुनः बधाई देते हैं और बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। दूरदर्शन मध्य प्रदेश के आमने सामने कार्यक्रम में एक बार फिर किसी महत्वपूर्ण शख्सियत के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।